हाय एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और हाजिर हूं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पर बेस्ड हमारी वीडियोस की एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज का ये 15th नंबर का वीडियो है। सो यू नो दैट टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी मेड 14 वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। बीटेक और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपके सिलेबस में। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम सेट नंबर 3 है, ये इसका टाइटल है। जाहिर है कि इस से पहले इन 15 वीडियोस की सीरीज़ में से प्रॉब्लम सेट 1 और प्रॉब्लम सेट नंबर 2, ये दो प्रॉब्लम सेट आपको पहले ही सॉल्व कराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने इन प्रॉब्लम सेट्स की वीडियोस को अब तक नहीं देखा हो, उनके लिए बता दूं कि पहली बात तो सारे पूरे 15 वीडियोस के लिंक आपको, जो पूरी प्लेलिस्ट है इन सारे वीडियोस की, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इंडिविजुअल सारे वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जिक्र आएगा तो आई बटन में उन वीडियोस की लिंक मैं राइट एट द प्लेस देता जाऊँगा। तो इस प्रॉब्लम सेट के पहले जो दो प्रॉब्लम सेट आए हुए हैं उनके लिंक मैं ऊपर आई बटन में एक के बाद एक दोनों दे रहा हूं। तो इस वीडियो में मैंने इन 3 क्वेश्चंस को, जिन्हें आप थ्योरम्स देख रहे हैं, कोनिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तीनों। तो स्पेशली इन तीनों थ्योरम्स को मैंने एक ही प्रॉब्लम सेट में कंपाइल किया है। सो विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स मूव टू सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। इस थ्योरम में ये कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ पैराबोला is equal to half the difference of the vectorial angles of their points of contact। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। इसमें पैराबोला का जिक्र है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारा कोनिक का पोलर इक्वेशन होता है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, वो होता है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पैराबोला का जिक्र हो रहा है, तो पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। पैराबोला जो हमारा कोनिक होता है उसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। एवरी वन ऑफ यू नो इट वेरी वेल। तो पैराबोला के लिए हमारा ये जो ई है ये 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी L/R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने पैराबोला की इक्वेशन लिख ली है। अब हमें इस पैराबोला की 2 टेंजेंट्स का जिक्र क्वेश्चन में है। कहता है कि पैराबोला की किन्हीं 2 टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है वो उन दोनों पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट खींची गई हैं, उन पॉइंट्स के वेक्टोरियल एंगल्स का आधा होता है। तो अब आगे कोई भी बात करने से पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा पैराबोला, ये है उसकी एक्सिस, और लेटस से हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, वो 2 पॉइंट्स हम रेंडमली कहीं पर भी लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। P और Q ये 2 पॉइंट्स हैं, रेंडमली ये दोनों पॉइंट लिए गए हैं, कोई उनकी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी गई हैं हमारे क्वेश्चन में। तो पॉइंट P पर लेटस से ये है हमारी टेंजेंट, और पॉइंट Q पर चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी टेंजेंट ये है। और इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स खींची गई हैं, इनके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल के बारे में हमें प्रूफ करना है। और मान लीजिए कि ये एंगल जो भी है उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो दिखाना ये है कि ये जो दोनों हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं, यानी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, उनके वेक्टोरियल एंगल्स जो हैं, वेक्टोरियल एंगल्स के डिफरेंस ऑफ द वेक्टोरियल एंगल्स का आधा है, यानी हाफ है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि टेंजेंट लिखने के लिए इस पॉइंट के वेक्टोरियल एंगल की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिराइव हुआ है, क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, जिनको टेंजेंट की जानकारी, पोलर फॉर्म की टेंजेंट की जानकारी ना हो, ऊपर राइट आप देखिए आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए और टेंजेंट वाला पूरा वीडियो पढ़िए। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए उस पॉइंट के पोलर वेक्टोरियल एंगल की जरूरत पड़ती है। तो लेट अस से वेक्टोरियल एंगल ऑफ दिस पॉइंट P इज अल्फा एंड वेक्टोरियल एंगल ऑफ दिस पॉइंट Q इज बीटा। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि अल्फा और बीटा के जो एंगल्स हैं उनके डिफरेंस का आधा है हमारा
ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल हमारा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होने वाला है। तो टारगेट हमने सेट कर लिया है, अब चलिए हमें बस वर्कआउट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी अल्फा। पी अल्फा पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है, मतलब कि जो पॉइंट पी है उसका एंगल अल्फा है। और टेंजेंट की इक्वेशन आप लोग को याद ही होगी, आप जाकर के उस वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन होती है L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा होती है, लेकिन पैराबोला में E1 होता है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। So you can see this is the equation of the tangent at point alpha. Let us say हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर यह भी बताते चलें कि आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, और एंगल निकालने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। सबको पता है कि दो लाइंस के बीच में एंगल जब निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, मॉड के साथ होता है फार्मूला। यानी एंगल तभी निकलेगा जब हमारे पास इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप होंगे m1 और m2। तो पोलर फॉर्म की कोई लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं टेंजेंट, ये पोलर फॉर्म में लिखी हुई है, और पोलर फॉर्म की स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका हमारे पास नहीं होता है। तो पिछले भी कई वीडियोस में ये घटना घटित हो चुकी है, जब हमें पोलर फॉर्म की स्ट्रेट लाइन थी और उसका हमें स्लोप निकालना था। तो जिन लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी है उनको तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, जो इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हों, वो लोग जाएं और उन सारे वीडियोस को टाइम लगा करके फुर्सत में एक एक करके सारा देखें। तो उसकी टेक्निक क्या होती है कि जब हमें पोलर फॉर्म की लाइन की स्लोप निकालनी होती है तो हमें पहले लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, पोलर से कार्टेशियन कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए पहले तो कॉस थीटा माइनस अल्फा का आपको फार्मूला ओपन करना चाहिए। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा, माइनस के फार्मूले में कॉस जो है वो प्लस होता है, साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा। फिर कॉस थीटा आपका कॉमन है दो जगह, 1 प्लस कॉस अल्फा, ये कोफिशिएंट हो गया, कॉमन में आ गया कॉस थीटा, और साइन थीटा तो आपका एक ही जगह है, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए। साइन अल्फा एज ए कोफिशिएंट और साइन थीटा का क्या होने वाला है अभी आप आगे चल के देख सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि पोलर से जब कार्टेशियन कन्वर्ट करना होता है तो उसकी एक ट्रिक होती है कि जो आर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस आर को आपको राइट हैंड साइड में लेके आना होता है। तो आर यहाँ पे आर कॉस थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा आर कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू आर साइन थीटा। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि आर कॉस थीटा का जो कार्टेशियन कन्वर्जन होता है वो x होता है, और आर साइन थीटा का जो कार्टेशियन में कन्वर्जन होता है वो y होता है। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ये मेथड है हाउ टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन। आपको बता दें कि इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस के बिल्कुल स्टार्टिंग में शायद दूसरा या तीसरे नंबर पे वीडियो था, जिसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बाद अगला टॉपिक ये पढ़ाया था कि हाउ टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन एंड हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर। ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यदि आपको कम जानकारी हो इस चीज़ की तो जाइए और उसका फुल नॉलेज कर लीजिए। तो चलिए ये कन्वर्जेंस यहाँ पर रखिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई। अब ये लाइन आ गई है कार्टेशियन फॉर्म में, तो किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में स्लोप निकालना हो तो उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी y को अकेले एक तरफ रखना होता है और बाकी टर्म्स को अदर साइड में रखना होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे, y को एक साइड में रखेंगे, तो -1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू एक्स और प्लस एल अपॉन साइन अल्फा। ये आपकी लाइन आ गई इस वाले फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसका नाम होता है। तो अब जानते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट ही आपकी लाइन की स्लोप होती है, एम एक्स प्लस सी, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। देयरफॉर
we have obtained slope of tangent at P. Slope of tangent at P, इस स्लोप का नाम हम लोग m1 रख लेते हैं। तो m1 हमारी स्लोप आ गई है -1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। थोड़ा सा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस भी कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हों तो मैं डायरेक्टली कर दूं। आप डिग्री लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 करेंगे, 1 1 कैंसिल होगा। नीचे साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और सब चीज़ें कैंसिल होंगी तो माइनस बचेगा और cos अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 आएगा, जो कि बन जाएगा माइनस कॉट अल्फा बाई 2। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये होप करते हुए कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। So this way we have obtained the slope of first tangent, that is m1. Now we will go to get the slope of second tangent. अब आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी दूसरी टेंजेंट है बीटा पॉइंट की टेंजेंट, आप देख लीजिए Q जो पॉइंट है जिसका एंगल बीटा है, उसकी टेंजेंट का स्लोप हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब पूरी वर्किंग हमको दोबारा नहीं करनी है, बस जहाँ अल्फा है उसकी जगह बीटा कर दीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, उसको हम m2 कह दें, और ये जो m2 हमारा स्लोप है वो माइनस, हमें डायरेक्टली अंतिम वैल्यू लिखनी है, डिटेल्स में अब नहीं जाना है। सो नाउ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मान लीजिए हम उस एंगल का नाम फाई रख लेते हैं। लेट अस से फाई हमारा एंगल है जो हमको चाहिए। तो tan फाई के लिए फार्मूला यूज होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले के कुछ छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, जैसे फार्मूला मॉड के साथ यूज होता है, तो हम मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे एंगल अल्फा और बीटा है वो रैंडम है। मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि विच वन इज ग्रेटर, अल्फा वाला पॉइंट बड़ा है या बीटा वाला पॉइंट बड़ा है, ये चीज़ रैंडम है। तो हमारा आंसर चाहे अल्फा माइनस बीटा में आ जाएगा, चाहे बीटा माइनस अल्फा में आ जाएगा, उससे फर्क हमको नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन में इस बात का कहीं हिंट होता कि विच एंगल ऑफ दिस टू इज ग्रेटर, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे, ऐसा मॉड का मतलब होता है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, अंतिम वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हम बड़ा और छोटा अपने हिसाब से सेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमें उस चीज़ का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये माइनस m1 जो है आपका आएगा माइनस कॉट अल्फा बाई 2, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा कॉट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का जब प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट तो प्लस हो ही जाता है। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। इसमें ये पॉजिटिव वाला टर्म आप पहले लिख लीजिए, कॉट बीटा बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी देखिए कि इधर आपका tan फाई है, लेफ्ट हैंड साइड में tan है, और राइट साइड में फॉर्मूला यदि आप कॉट का बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट ऑल दीज कॉट्स इनटू tan। तो जब आप कॉट को tan में बदलेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। ये कन्वर्जन होने के बाद जब सबको 1/1 कर देंगे, जितने कॉट हैं उनको 1/10 आप कर दोगे, उसके बाद एलसीएम वगैरह आप लेंगे, तो ये थोड़ा सा पलट जाएगा। जो ये अल्फा बाद में है पहले आ जाएगा, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2। ये स्टेप मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग डिटेल्स को देख लीजिएगा। 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, और इस तरीके से हमारा ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फेमस फार्मूला होता है, tan a माइनस बी वाला ये फार्मूला बन गया है अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी tan था और राइट हैंड साइड में tan है, दोनों tan को आप हटा दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए। सो दिस वे वी हैव obtained the angle phi as alpha minus beta by 2, which is nothing but half of the difference of the vectorial angles, difference of the vectorial angles of P and Q। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको टेंजेंट का इक्वेशन, उसे पोलर से कार्टेशियन में कैसे बदला जाए, पोलर फॉर्म में यदि कोई लाइन लिखी हुई तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, आपने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को सीखा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। इस थ्योरम में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट
to a conic intercepted between the conic and the directrix subtends a right angle at the focus। सबसे पहले तो मुझे ये थ्योरम क्या कह रही है, इसका कथन क्या है, इसको समझाने दीजिए। देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको पहले बात बता दें कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। कोनिक कोई भी है, जनरली कोई भी कोनिक हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो जनरली एक कोनिक का ये डायग्राम बना लीजिए आप। ये रही इसकी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जिक्र है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनती है कोनिक की, आप जानते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोई टेंजेंट है, अगर पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, आप देखिए किसी टेंजेंट का एक हिस्सा, एक भाग। तो चलिए हम सबसे पहले टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ पे कोई टेंजेंट है हमारे कोनिक की, ये रही। ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे खींची गई है, लेट अस से वो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा P है, और टेंजेंट के लिए विक्टोरियल एंगल की जरूरत पड़ती है। तो विक्टोरियल एंगल इस पॉइंट का क्या है, वो एंगल इस पॉइंट का है अल्फा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पोर्शन ऑफ द एनी टेंजेंट टू अ कोनिक इंटरसेप्टेड बिटवीन कोनिक एंड डायरेक्ट्रिक्स। इन शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी कोनिक और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में इंटरसेप्टेड पार्ट जो है, इंटरसेप्टेड पार्ट वो होता है जो दो चीजों के बीच में कट जाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स ये आके, टेंजेंट आपकी डायरेक्ट्रिक्स को इस जगह पे आके काट रही है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम है पॉइंट के। तो ये आप गौर करिए, P से लेके K तक ये जो इतना हिस्सा है PK, ये PK जो पोर्शन है, दिस इज द इंटरसेप्टेड पार्ट। तो चलिए अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। कह रहा है कि ये जो पोर्शन है ये पोल ही फोकस होता है, यानी ये जो पार्ट है ये कितना एंगल सबटेंड करता है आपके फोकस के ऊपर। तो सबटेंडेड एंगल ये हो गया, यानी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ये प्रूव करना है हमें, 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। सबसे पहले हम रैंडमली किसी एक पॉइंट पर हमारे कोनिक की टेंजेंट लिख लेते हैं। लेट द टेंजेंट एट पॉइंट P L बाई R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। उसके बाद चलिए जरा हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका इक्वेशन देख लेते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, शॉर्टकट में से DRX लिख रहे हैं। अगला स्टेप है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, बिल्कुल बिगिनिंग के पहले दूसरे वीडियोज में पढ़ाया गया था, L बाई R इज इक्वल टू E cos थीटा। अब इसके बाद आपको एक बारीक सी कॉन्सेप्ट है वो सिखाने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पार्ट PK है ये राइट एंगल सबटेंड कराना है फोकस पर। तो आखिर P की जानकारी तो हमारे पास पहले से है, मतलब ये जो सारा पूरा कंप्लीट आप वर्क देख रहे हैं, इसमें जो अल्फा है, ये अल्फा ही आपकी P की जानकारी दे रहा है। अल्फा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन अबाउट P। लेकिन जो दूसरा पॉइंट K है, K की अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और K है क्या, कौन सा पॉइंट है, आपकी टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का जो कटान बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वही K है। यानी इस K की अगर कोई जानकारी आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का मतलब है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसा मर्ज करना है कि हमें पॉइंट K की जानकारी निकले। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं। इसमें L बाई R ये टर्म कॉमन है, E cos थीटा कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो काफ़ी सारे टर्म्स कट जाएंगे और दोनों इक्वेशन आपस में मिक्स टुगेदर भी हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर वी गेट, और हमारे पास बचेगा सिर्फ एक टर्म, cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या जानकारी निकलेगी, cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका एंगल 90 डिग्री हो, हालांकि वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जो हमारा ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री तो निकलेगा, लेकिन वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। यानी अगर हम यहाँ माइनस के बजाय डिफरेंस कर दें थीटा और अल्फा का, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, तो ये अगर हम यहाँ डिफरेंस कर दें, या डिफरेंस का साइन लगा दीजिए, ऐसे होता है साइन डिफरेंस का, ठीक है, टेढ़ा सा। तो थीटा माइनस अल्फा का डिफरेंस जब लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वो केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट P का जो एंगल था वो अल्फा था, और पॉइंट K का एंगल ही यहाँ पे ये थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है। थीटा हमारा जनरल वेरिएबल था, लेकिन जब हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो सॉल्व करने से ही जो थीटा निकला, एक तरीके से ये थीटा ही हमारे पॉइंट K की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब आप यहाँ देखिए K का जो वेक्टोरियल एंगल होगा, वो इतना होगा, डायग्राम में देखिए, और जो P का वेक्टोरियल एंगल होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना होगा पूरा।
तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये बीच का एंगल ही तो बचता है। बस मेन बात यह है कि जो बड़ा एंगल होगा उसमें छोटा एंगल घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। सो दिस वे दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at the extremities of a focal chord is the डायरेक्ट्रिक्स। थ्योरम है और बहुत ही अच्छी थ्योरम है। कहता है कि किसी कोनिक की जो टेंजेंट्स खींची जाएं एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड पर। चलिए सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ये रहा आपका कोनिक और ये एक्सिस है। फोकल कॉर्ड मतलब कोई ऐसी कॉर्ड जो जाती हो फोकस से। तो ये रहा फोकस, लेट अस से PSQ यानी PQ, ये आपकी कार्ड फोकल कार्ड है, ठीक है ना। एक टेंजेंट खींची जानी है पॉइंट P पर और दूसरी टेंजेंट खींची जानी है पॉइंट Q पर। कह रहा है ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स है, यानी ये जो दोनों टेंजेंट जहाँ काटती हैं ये पॉइंट मूव करेगा तो ये मूव करेगा जिस एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ और नहीं होगी बल्कि आपके कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका आप कुछ भी नाम रख लीजिए, M रख लीजिए। तो पॉइंट M का लोकस जो होना है वो होनी है एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपके कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए फोकल कॉर्ड पर टेंजेंट्स का जिक्र है तो मान लीजिए इस सिरे का वेक्टोरियल एंगल अल्फा है तो अपोजिट पॉइंट जो Q होगा उसका वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस अल्फा होगा। सबसे पहले हम लोग इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट्स के इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ये इक्वेशन होगा L/R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। लेट अस से ये हमारी पहली इक्वेशन है। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q पॉइंट जो है वो पाई प्लस अल्फा है, तो ऊपर वाली ही इक्वेशन में आप अल्फा की जगह पाई प्लस अल्फा रख दीजिए। L/R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा। तो थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी यदि आप रखते हैं तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब इस पाई से हम इंटरेक्ट करेंगे इस एंगल को तो पाई ख़त्म होगा और बाहर माइनस आ जाएगा। जैसे कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन का टारगेट ये है कि आपको इन दोनों टेंजेंट्स का जो ये कटान बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी जानकारी चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए, अर्थात आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बात डिस्कस करी कि अगर आपको दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की जानकारी चाहिए तो आपको उन दोनों लाइंस के इक्वेशन को म्यूचुअली सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको उनकी मिक्सिंग करनी पड़ती है, दोनों को आपस में मिक्स करके ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जानकारी निकलती है। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स करते हैं। मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए लोकस जब भी आप निकालते हैं तो आप उस सिचुएशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको आपको एलिमिनेशन कराना होता है। लोकस के प्रॉब्लम्स की एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट कराना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आर्बिट्रेरी क्या है, आर्बिट्रेरी अल्फा है, क्योंकि ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन में दी नहीं गई थी अल्फा। आपने कोई भी ऐसे कार्ड खींची और उसके रैंडमली उसके पॉइंट का नाम आपने अल्फा रख दिया। इसका मतलब अल्फा ही वो चीज़ है जो आर्बिट्रेरी ली गई है क्वेश्चन के अंदर। एलिमिनेटिंग अल्फा, फॉर एलिमिनेशन ऑफ अल्फा। एलिमिनेशन अल्फा का कैसे होगा, अगर यहाँ देखिए प्लस में कॉस है और यहाँ माइनस में कॉस है, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो अपने आप ये अल्फा और पूरा ये टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी अल्फा पूरा गायब हो जाएगा। फॉर एलिमिनेशन ऑफ अल्फा adding these two equations, adding 1 and 2, जब आप ऐड कर देंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ें डबल हो जाएंगी। L/R ऐड होगा तो 2L/R हो जाएगा और E cos थीटा ऐड होगा तो 2E cos थीटा हो जाएगा। 2 कैंसिल होगा, बचेगा L/R इज इक्वल टू E cos थीटा, और ये कुछ और नहीं है बल्कि डायरेक्ट्रिक्स की ही इक्वेशन है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए।
बच्चों, आप लोग कमेंट्स में जाकर के आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको लिखिए। आप कुछ भी और जानना चाहते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट को आप और क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट में जाइए और लिखिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डू वॉट एवर यू कैन इन द फेवर ऑफ दिस ग्रेट कॉज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।